तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी हमारा लैब असिस्टेंट का एक टॉपिक है, 11th क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। इसमें इसके बारे में हम देखेंगे पूरा संक्षेप में कि क्या है ये दृढ़ पिंड गतिकी और किसके बारे में हमें पता लगाना है और जानना है। तो इसमें जो हमें पता लगाना है, तो इससे पहले हमें कुछ हर एक छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से हम चलेंगे, हर एक छोटी छोटी बात को साथ में लेकर। जो हमारा पहला नाम है इसमें लिखा हुआ है, मान लो कण। क्या है कि कण, कि हमें पता होना चाहिए कि कण क्या है। कण यानी किसी भी वस्तु का सबसे छोटा से छोटा जो आकार है उसे हम कण कह सकते हैं। या दूसरी बात अगर हम कहें, यानी किसी भी वस्तु का आकार है उसकी गति के सापेक्ष बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो उसे हम कण कह सकते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, क्योंकि जो भी वस्तु है उसका जो छोटा से छोटा आकार है उसे हम कण कह सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हमारे क्या है, कण है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जैसे कि नाभिक होता है, नाभिक वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, तो प्रोटॉन हमारा कण हो गया, नाभिक हमारा एक तरीके से निकाय हो गया, जो इसका अगला ही पॉइंट होगा। यानी कणों का जो समूह है उसे हम निकाय कह सकते हैं। यानी इसके बाद में जो देखना है हमें वो क्या है कि निकाय। ठीक है, निकाय यानी कणों का समूह है, यानी कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसे हम निकाय कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एक तरीके से कण है। या दूसरी बात, हमारे जो वातावरण में हम जो देखते हैं, जो कुछ जैसे एक मकान है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, तो ईंट हमारे लिए एक कण हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार उसके बाद में जो मैं पॉइंट नाम ले रहा हूं वो है हमारा निकाय। अब ईंटों का एक गुच्छा हो गया, या ईंट भी हमें पता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जो जैसे धूल का एक छोटा सा कण है, कण बोलते हैं क्योंकि वह छोटा सा टुकड़ा है, उसे हम कण बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार निकाय यानी कणों से मिलकर बना समूह है, यानी कणों का एक समूह है, हमारा क्या कहलाएगा, निकाय। जिस तरह कि नाभिक है, तो ये नाभिक अनगिनत प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इसे हम निकाय कह सकते हैं। इसके बाद प्रोटॉन, नाभिक है वो कहाँ मिलता है, हमें परमाणु में मिलता है, यानी इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए। इलेक्ट्रॉन भी हमारे कण है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस पूरे समूह से हमारा परमाणु बना है। तो यानी कण किसी भी आकार, यानी जो किसी भी वस्तु का सबसे छोटा से छोटा आकार है उसे हम कण कह सकते हैं, और कणों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा निकाय। जैसे ये मार्कर है, ये भी हमारा एक तरीके से निकाय है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे सामने जो रखी हुई है वो हर एक वस्तु क्या है, निकाय है, वो कणों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए हम इसे निकाय कहते हैं। निकाय। अगर इसके बाद का जो पॉइंट है वो हमें लिखना है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, पिंड यानी कोई वस्तु, दृढ़ यानी कोई कठोर। दृढ़ पिंड यानी कठोर वस्तु, यानी ऐसी वस्तु जो कठोर है उसे हम दृढ़ पिंड कह सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये कठोर है, इसे हम दृढ़ पिंड कह सकते हैं। अब दृढ़ पिंड यानी अगर हमें किताबी भाषा से अगर हम बोलना चाहें, तो एक ऐसी वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में या आकृति में कोई बदलाव ना हो, तो उसे हम दृढ़ पिंड कह सकते हैं। या अगर दूसरी बात बोले, तो ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के सापेक्ष कोई भी गति ना हो, उसका जो भी कण है उसके सापेक्ष कोई भी गति ना हो, सापेक्ष कोई गति ना हो। कणों में गति हो सकती है, लेकिन उन कणों के मध्य, यानी जिन कणों से मिलकर वस्तु बनी हुई है उन कणों के मध्य आपस में कोई गति ना हो, तो उसे हम कह सकते हैं दृढ़ पिंड। जिस तरह ये मेरा मार्कर है, अब इस मार्कर में मैं 2 पॉइंट मान लूं, एक ये हमारा कण हो गया इस साइड का, एक ये कण हो गया, यानी एक लेफ्ट का हो गया, एक राइट का। अगर हमारा 2 कण है, इन कणों से, यानी बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मैं 2 कण निश्चित कर लेता हूं, एक इस लेफ्ट साइड वाले कण को, एक राइट साइड वाले कण को। अगर मैं इस मार्कर को गति कराऊं, कोई भी गति कराऊं, या मैं इसे लिख रहा हूं, तो इसे इन 2 कणों के मध्य कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये एक हमारा दृढ़ पिंड है। अब इस एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कागज का टुकड़ा है, जैसे कोई भी कपड़ा या कागज का टुकड़ा, जिस तरह मान लीजिए ये मेरे पास कोई कपड़ा है, अब ये कोई टुकड़ा है, अब ये टुकड़ा है, अब इसे हम एक पॉइंट पर देखें तो इसे दृढ़ पिंड भी कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि जैसे कि ये पॉइंट हो गया हमारा, ये जो मैं मान लेता हूँ कि इसका एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया,
अब इन पॉइंटों के मध्य यदि अब मैं इस दृढ़ पिंड पर बल लगाऊं भाई, ये अगर इन पॉइंटों के मध्य अगर परिवर्तन ना हो, यानी इनके मध्य की दूरी हो गई है जो भी, मान लीजिए हमारी थोड़ी बहुत जो भी दूरी है 8 इंच 6 इंच 6 इंच 7 इंच, जो हमारी लगभग 6 इंच 7 इंच हमारी दूरी है, अगर ये परिवर्तन ना हो तो ये इसे हम दृढ़ पिंड कह सकते हैं। लेकिन इसकी परिवर्तन हो सकती है, जैसे मैंने इसको मोड़ दिया, अब मोड़ दिया तो अब जो इन दो कणों की दूरी है वो चेंज हो गई, तो इसे हम दृढ़ पिंड नहीं कह सकते। लेकिन यही 2 पॉइंट मैं इस मार्कर पर रखूं तो इस मार्कर पर रखने पर, इस मार्कर पर बल लगाने पर इन 2 पॉइंटों की स्थिति चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमारा बोर्ड ही है, अगर इस बोर्ड का मैं 2 पॉइंट मान लूं, एक पॉइंट में इसको रख लूं, एक पॉइंट में ये रख लूं, अब इस बोर्ड को पूरे को मैं कहीं पर भी ले जाऊं, जैसे ये दुकान पर रखा हुआ होगा, फिर मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर लगाया है मैंने, लगाने के बावजूद भी इन 2 पिंडों के यानी इन 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी चेंज नहीं है, बदली नहीं हुई है। इसका मतलब हमारा बोर्ड भी एक तरीके से दृढ़ पिंड है। इसका एग्जाम्पल हो गया, लेकिन आप वैसे भी समझ जाओगे, यानी जो वस्तु हमारे आसपास में जो कठोर वस्तुएं हैं रखी हुई हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, दृढ़ पिंड है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो हमारा है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, अब द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? देखो, अगर सीधी सी बात बताऊं तो द्रव्यमान केंद्र हम उसे कह सकते हैं कि जिस बिंदु के द्वारा या जिस पॉइंट के द्वारा हम उस पूरी वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उससे हम उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु या हमारा कोई भी पिंड है, उसमें जो द्रव्यमान होता है फिक्स है, कोई भी वस्तु या पिंड है, यानी इस दुनिया में कोई भी चीज है जो अस्थायित्व में है, इसका मतलब उसके पास द्रव्यमान है। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब इस दुनिया में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं जैसे कि द्रव्यमान केंद्र की, तो द्रव्यमान केंद्र यानी किसी भी वस्तु, अगर किताबी परिभाषा से बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का एक ऐसा निश्चित बिंदु जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित माना जा सके, उस बिंदु, उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी जैसे ये दृढ़ पिंड है, अब इसका द्रव्यमान इसमें फैला हुआ है, लेकिन इसका एक ऐसा बिंदु होगा जिसके द्वारा हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। यानी उस बिंदु पर अगर हम बल लगाएंगे तो पूरी की पूरी वस्तु एक साथ में गति करेगी, इनके 2 कणों के मध्य कोई विस्थापन नहीं होगा, पूरी की पूरी वस्तु साथ में गति करेगी। यानी उस बिंदु के द्वारा हम इसे द्रव्यमान को, संपूर्ण द्रव्यमान को, इस संपूर्ण वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर जो बल लगाएंगे, उस बिंदु पर बल लगाएंगे, संपूर्ण वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर माना जाएगा। यानी उस सीधी सी बात यही है कि अगर उस वस्तु, उस बिंदु द्वारा, उस द्रव्यमान केंद्र पर जो भी कार्य किया जाएगा वो पूरी की पूरी वस्तु द्वारा किया गया कार्य माना जा सकता है। जैसे अब मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इस मार्कर को बैलेंस करना चाहूं, जैसे मैं इस बिंदु द्वारा इसे बैलेंस कर चुका हूं, तो अब ये पॉइंट इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है। जैसे मैं नोटबुक भी ले सकता हूं, जैसे ये नोटबुक है, अब हम इस पर एक बल लगाएंगे, ये बल लगा दिया मैंने, अब इसे मैंने कंट्रोल कर लिया। अब जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट द्वारा मैंने इसे बैलेंस किया है, इसको इस वस्तु का या इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं। अब हमें इस जो मेन पॉइंट है, जो इस पॉइंट का, इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो द्रव्यमान केंद्र ही है। इसी के बारे में हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु को द्रव्यमान केंद्र से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और द्रव्यमान केंद्र किस तरह और कहां पर मिलता है। तो अब इसमें देखते हैं कि द्रव्यमान के अंदर, अब एक छोटा सा एग्जांपल, हम एक जो हेडिंग भी है कि 2 कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ये हमारा पॉइंट है। इसके द्वारा हम आसानी से थोड़ा और समझ सकते हैं कि 2 कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब 2 कण, जैसे एक कण हो गया मेरा ये A, एक दूसरा कण हो गया हमारा B, इसका द्रव्यमान मैं M1 रख देता हूं, इसका द्रव्यमान हो गया हमारा M2। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा और कैसे मिलेगा? अब मैं इसे निर्देश तंत्र में दिखाना चाहता हूं। अगर मैं इसे निर्देश तंत्र में दिखाऊं, जैसे कि मैं इस पॉइंट को बोल दूं कि ये मान लीजिए मेरा निर्देश तंत्र है, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं M1, इसका द्रव्यमान है। अब इस निर्देश तंत्र से इसकी जो दूरियां हैं, जो इनकी स्थिति है, वो अगर लिखना चाहूँ, जैसे कि इसकी निर्देश तंत्र से जो दूरी होगी हमारी R1 और इसकी जो दूरी होगी निर्देश तंत्र से वो हो गई R2। अब मुझे एक अंदाजा है
लगभग हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहीं भी इस दोनों कणों के मध्य कहीं ना कहीं मिला हुआ है, कहीं ना कहीं है। जैसे इसे हम बोलते हैं सीएम। सीएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास। तो इसे सीएम, सीएम यानी इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ हमने मान लिया है। अब इसका द्रव्यमान केंद्र हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो देखना है। तो अब इसकी जो स्थिति है वो हो गई आरसीएम। आरसीएम यानी जो ए बिंदु है उसकी जो दूरी है निर्देश तंत्र में वो r1 है, बी की दूरी है वो r2 है, और द्रव्यमान केंद्र की जो दूरी है निर्देश तंत्र यानी मूल बिंदु से वो होगी हमारी आरसीएम। सीएम यानी सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए हमें हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है, वो हमें निकालना, अगर मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक तरीका है। एक नाम है, उस पर थोड़ा सा आपको गौर रखना है। उस नाम को मैं लिख देता हूँ आघूर्ण। क्या नाम है? आघूर्ण। आघूर्ण एक तरीके से एक घूमना ही हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे घूमने से रिलेटेड मान सकते हो कि आघूर्ण का मतलब हो गया घूमना। अब किसी भी चीज के आघूर्ण का अगर हमें सूत्र लिखना है तो हम उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो लिखेंगे और जो निर्देश तंत्र से उसकी दूरी है वो लिखेंगे। ये थोड़ा सा इस पर आपको ज्यादा हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक इसका एक ट्रिक है आसानी से उसका सूत्र निकालने का, और वैसे ऐसा सूत्र थोड़ा बड़े डेरिवेशन के साथ में निकलता है। अब जैसे कि मैं लिखना चाहूं कि m1 का आघूर्ण, m1 का आघूर्ण, तो m1 का आघूर्ण, m1 तो इसका द्रव्यमान है और निर्देश तंत्र से की दूरी है r1। दूसरा मैं लिखना चाहूं m2 का आघूर्ण, तो मैं लिख सकता हूं m2 r2। अब मैं यहां पर लिखना चाहूं द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण। तो द्रव्यमान केंद्र पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? द्रव्यमान की केंद्र की जो परिभाषा है वो हमारी क्या थी कि किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, यानी इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? m1 प्लस m2। क्योंकि ये वस्तु है, ये जो निकाय है, ये हमने बता दिया है कि दो कणों से मिलकर बने हुए, जिन कणों का द्रव्यमान भी हमने लिख लिया m1 और m2। तो इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो लिखेंगे m1 प्लस m2, और इनकी जो निर्देश तंत्र से यानी इसमें दूरी, मूल बिंदु से दूरी है वो rcm दूरी होगी। तो ये हमने लिख लिया आघूर्ण। अब द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम दोबारा देखते हैं, इसमें क्या लिखा हमने, क्या बोला था कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसके द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण वस्तु द्वारा किए गए कार्य के समान माना जा सकता है। तो अगर m1 का आघूर्ण और m2 का आघूर्ण वो किसके बराबर हो सकता है? अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये द्रव्यमान केंद्र के आघूर्ण के बराबर होगा, क्योंकि एक सिर्फ द्रव्यमान का जो आघूर्ण है वो किसके बराबर हो सकता है? m1 का आघूर्ण प्लस m2 के आघूर्ण के, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा ये हमें बताती है कि द्रव्यमान केंद्र के द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण बराबर होगा हमारा m1 प्लस m2 का आघूर्ण। तो द्रव्यमान केंद्र का जो आघूर्ण है वो है हमारा m1 प्लस m2 और इनटू में rcm बराबर m1 r1, m1 का जो आघूर्ण है प्लस m2 का जो आघूर्ण है m2 r2। तो यहां से हम rcm का सूत्र निकाल सकते हैं, यानी द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो निकाल सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा rcm यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता हो गई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा कि आरसीएम यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको पूछी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसका थोड़ा सा और इसका खुलासा करेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार मैं देखना चाहूँ कि ये हमारा निर्देश तंत्र है, ये हमारा निर्देश तंत्र। अगर मैं ये कहूं कि हमारा जो m1 द्रव्यमान है वो अक्ष अक्ष पर है और m2 द्रव्यमान भी हमारा अक्ष अक्ष पर है, तो अब इसको हमें क्या, इसके जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है इसका हम निकालेंगे तो उसका सूत्र हमें कैसे मिलता है कि हम ये देखते हैं कि इसकी जो दूरी है वो हो गई हमारी x1 और m2 की जो दूरी होगी वो हो गई हमारी x2। तो अब मैं मान लेता हूं कि द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं इसके केंद्र में स्थित है, तो मान लीजिए ये इस केंद्र में स्थित है, तो मैं लिख देता हूं कि RCM यानी CM यानी सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की जो निर्देश तंत्र से दूरी हो गई वो अक्ष CM नहीं, सॉरी अब हम अक्ष CM ले लेते हैं, अक्ष CM, क्योंकि
अब जो स्थिति है हमारे जो द्रव्यमान है, दोनों जो कण है उनकी जो स्थिति है वो x अक्ष पर है, y अक्ष पर इनके निर्देशांक क्या है, 0 है। अगर हम निर्देशांक भी लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं कि x1, 0 और इसकी जो स्थिति है वो x2, 0, क्यों y अक्ष में इसके कोई निर्देशांक है ही नहीं, कोई स्थापन है ही नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं x1, 0, x2, 0। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ये है, इसको शायद आपको ना दिखे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा, अगर निर्देशांक अंतर अगर x अक्ष पर हो, यानी ये हमारा हो गया बिंदु x1, द्रव्यमान हो गया हमारा m1 और निर्देशांक से दूरी हो गई हमारी x1, और ये हमारा दूसरा द्रव्यमान, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मान लो जो मेरा दूसरा द्रव्यमान m2 और इसके केंद्र से मूल बिंदु से जो दूरी हो गई वो हो गई हमारी x2। अगर इसके निर्देशांक बिंदु हम लिखने, इसका लिख सकते हैं x1, 0, इसका हो सकता है x2, 0। अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी मैं इसका द्रव्यमान केंद्र मान लूँ, यानी मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने इसका द्रव्यमान केंद्र मान लिया, जिसकी दूरी हम लिख सकते हैं RCM, यानी ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो अक्ष CM, यानी अक्ष निर्देशांक पर है तो अक्ष CM हम इसे लिख सकते हैं। अब इस अक्ष CM की यानी सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें हम निकाल सकते हैं वही हमारा जो तरीका होता है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे m1 का अगुणन m2 का अगुणन। तो जैसे मैंने लिखता हूँ m1 का अगुणन, m1 का अगुणन, मैं लिख देता हूँ m1 का अगुणन। अब m1 का अगुणन क्या होगा, m1 तो इसका द्रव्यमान है और निर्देशांक से मूल बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, x1 है, तो m1 x1। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ m2 का जो अगुणन है वो हो जाएगा m2 x2। अगर इसके बाद में लिखना चाहूँ द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक, तो द्रव्यमान केंद्र का अगुणन, द्रव्यमान केंद्र का अगुणन क्या होगा, द्रव्यमान m1 प्लस m2 और जो दूरी है अक्ष CM यानी सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो मुख्य बिंदु से कहां पर है, अक्ष CM दूरी पर है। तो उसी सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं कि वो द्रव्यमान केंद्र यानी जो भी कार्य द्रव्यमान केंद्र के द्वारा किया गया है वो कार्य हमें पूरी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य के समान मानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यानी अक्ष CM इंटू m1 प्लस m2 बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2। तो यहाँ से अगर हम XCM का सूत्र हम XCM निकालना चाहिए तो लिख सकते हैं XCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस में m2, यानी x अक्ष पर आएगा इसका निर्देशांक और सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो x अक्ष पर आएगी और उसका सूत्र हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह हम y अक्ष पर भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं कह दूं कि जो हमारा कण है, जो हमारे दोनों कण है जिनसे हमारा निकाय मिलकर बना हुआ है वो m1 व m2 y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर होगा तो इसका मैं सूत्र लिख देता हूं आपको। तो इसके लिए y अक्ष पर जो सूत्र होगा YCM बराबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कहीं इसका YCM यानी मूल बिंदु से इसकी सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है या स्थिति है वो YCM है, तो YCM बराबर m2 m1 y1 प्लस m2 y2 बटा m1 प्लस m2, यानी x अक्ष पर अगर दूरी निर्देशांक की दी हुई दूरी है या y अक्ष पर दी हुई है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, और कहीं भी अक्ष और y दोनों अक्ष के अंदर लिखी हुई है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर इसमें z अक्ष में भी दी हुई है तो हम इसके साथ में z अक्ष भी हम साथ में निकाल सकते थे, तो तीनों के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अगर z अक्ष में अगर हमारी वस्तु दी हुई तो हम उसका सूत्र लिख देते हैं ZCM बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 बटा m1 प्लस m2, यानी इसका जो मुख्य बिंदु है, जो इसके सूत्र है तीनों 1 2 3, या हमारा जो RCM यानी जो अगर कहीं पूरे निर्देशांक में अगर हमारा मिला हुआ है दोनों कण है जो किसी भी तीनों अक्ष के अंदर हो तो उसका सूत्र होगा RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। तो इन चीजों से हमें द्रव्यमान केंद्र का पता चलता है, यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां पर है। अब जो द्रव्यमान केंद्र है उसके लिए हम ये जो हमने दो कणों से निकाला है वो हम n कणों से भी निकाल सकते हैं, और द्रव्यमान केंद्र का वेग का भी सूत्र निकाल सकते हैं, त्वरण का भी निकालेंगे, वो सूत्र देख लेंगे। अब ये जो द्रव्यमान है उसका उसके जो मुख्य बिंदु है, ये इस द्रव्यमान केंद्र का क्या क्या
गुण है वो हमें देखने हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो हम थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र आपको हमको पता हो गया कि द्रव्यमान के अंदर क्या है कि किसी भी वस्तु का निकाय का ऐसा बिंदु है जिसके द्वारा हम उस वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, यानी उस वस्तु के द्वारा, यानी उस वस्तु पर कार्य करे या उस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया गया है उस द्रव्यमान केंद्र के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी एक द्रव्यमान केंद्र अगर वो कोई कार्य कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वस्तु के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं इसका थोड़ा देख लेता हूं। अब थोड़ी सी एक स्थिति देख लेता हूं। यदि यह जो द्रव्यमान है केंद्र है, अगर ये द्रव्यमान केंद्र इस निर्देश तंत्र के सेंटर में हो, यानी ये जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस निर्देश तंत्र के, यदि ये द्रव्यमान केंद्र इसके सेंटर में हो, यानी RCM इन दो कण हो, ये M1 है, ये हमारा M2 है। अब मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो RCM है वो इस निर्देश तंत्र के सेंटर में हो, यानी RCM का जो निर्देशांक होगा वो 0,0 हो। तो इसका सूत्र क्या होगा और इसमें क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मेरा सूत्र हो गया RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो सकता है। अगर इस हिसाब से देखिए, अगर हमने इसे अक्ष पर लिखा है तो हम अक्ष के अनुसार भी हम देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूँ साथ में। अक्ष M बराबर हमारा क्या हो सकता है, अक्ष के अनुसार M1 x1 प्लस M2 x2 बटा M1 प्लस M2। तो इसे हम अक्ष CM ना कह के फिर RCM ना कह के हम अक्ष CM कहेंगे। तो अब हमें पता है इस RCM का जो निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया 0,0, यानी यहाँ पर हमारा मान आ गया 0। तो सामने होगा M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। ये जो नीचे लिखा हुआ है वो वज्र गुणा के हिसाब से 0 हो जाएगा। जो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा M1 R1 बराबर माइनस का M2 R2, पक्षांतरण की वजह से हमारे पास माइनस आएगा। यानी इस माइनस के निशान से हमें पता चलेगा कि अगर RCM यानी हमारा निर्देशांक, जो द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक है, अगर वो मूल बिंदु पर है तो दो कणों से मिलकर जो बना ये निकाय है उसमें से एक कण है वो अक्ष या निर्देशांक अंदर के माइनस अक्ष में यानी विपरीत दिशा में मिलेगा। यानी एक अगर पॉजिटिव अक्ष की तरफ है तो दूसरा हमारा नेगेटिव अक्ष की तरफ मिलेगा। यानी ये हमारा धनात्मक अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो ये हमारा अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। या हम कहेंगे कि भाई इसकी जो ये इन दोनों की जो दूरी है, इन दोनों की जो स्थिति है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे इस तरह लिख दूं मैं, अक्ष की जगह अगर मैं 0 लिखूं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 x1 बराबर माइनस का M2 x2। ये हमें इससे पता चलता है कि अगर सेंटर ऑफ मास अगर मूल बिंदु पर है तो उस कण का, उस निकाय का एक कण है वो निर्देश तंत्र के माइनस अक्ष में है तो दूसरा हमें प्लस अक्ष में मिलेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके द्वारा हम, जैसे इसमें हम अगर इसका हम दूसरा रूप देखें तो इसे हम लिख सकते हैं M1 बटा M2 बराबर x2 बटा x1, या उससे भी हम देख सकते हैं यही चीज लिख सकते हैं। यानी ये कहता है द्रव्यमान है वो इससे दूरी के व्युत्क्रमणवर्ती है, यानी विपरीत है। इसका कहने का मतलब है कि जिस वस्तु की तरफ द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी उस कण में, उस वस्तु में किसी भी कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी जिस साइड में द्रव्यमान ज्यादा होगा उस साइड में हमें द्रव्यमान के अंदर मिलेगा। यानी हम इसका हम देख सकते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल हो गया। अब मैं ये कह दूं कि ये M2, यानी दूसरा मैं एग्जांपल लिखूं, ये लिख देता हूं मैं M1, ये हमारा गया M2। अब मैं यहाँ पर कह देता हूं कि M2 ज्यादा भारी है M1 से, यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा है M1 से। तो हमें पता है इसकी तरफ, किसकी तरफ, M2 की तरफ हमें द्रव्यमान के अंदर मिलेगा। यानी RCM से अब अगर हम इसे लिख दे तो मैं अक्षीयम से ये दूरी होगी R1 और ये दूरी होगी R2। तो ये अगर M2 बड़ा है M1 से तो हमें पता रहेगा कि R1 बड़ा होगा किससे, R2 से।
इसमें यह है कि जिस तरफ द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी तरफ हमें द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। यानी द्रव्यमान केंद्र किस तरह मिलेगा, जिस तरफ हमारा द्रव्यमान ज्यादा होगा। जैसे यही मार्कर है, इसी का मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास, अगर इसका द्रव्यमान समान होता ना तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ केंद्र पर मिलता। लेकिन हमें पता है कि इस साइड में जो कैप लगी हुई है, जो ये ढक लगा हुआ है, उसकी तरफ इसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसका द्रव्यमान केंद्र इसकी साइड में ही मिलता है। इसकी वजह यही है कि जिस तरफ द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी, जिस तरफ द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी साइड ज्यादा मिलेगा। इसके बाद में इसको कुछ मुख्य बिंदु है कि ये जो द्रव्यमान केंद्र है वो आवश्यक नहीं है कि वस्तु के अंदर हो, यानी या दूसरी बात कहूं तो द्रव्यमान केंद्र पर जरूरी नहीं है, या आवश्यक नहीं है कि उस द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान हो। कुछ वस्तुओं को हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह हमारी ये रिंग है, ये अंगूठी है, ये जो वर्ताकार को जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान केंद्र हमें सेंटर पर मिल सकता है, क्योंकि हम इसे सेंटर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है और वो मैं आपको देख रहा हूँ। जिस तरह की हमारी जो सूरज है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, यानी थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इस साइड में, यानी ये इसको हमें, सूर्य को हमें इस पूरी पृथ्वी का केंद्र पर नहीं होता, ये थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, थोड़ा सा केंद्र इसका अलग होता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा साइड में होता है। अब हमें पता है कि इस पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों चक्कर लगाते हैं, जो इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं कि ये पृथ्वी एक अपनी अक्ष पर भी घूर्णन गति करती रहती है और सूर्य के चारों ओर वर्ताकार गति करती रहती है। चांद भी है, चंद्रमा भी हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वो अपने अक्ष पर भी गति लगा रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड ये है कि जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसमें ना तो हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ना ही चंद्रमा, इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो चक्कर लगा रहा है, कि इनके मध्य एक बल लग रहा है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है। अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है, तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ये थोड़ा सा पृथ्वी यहाँ पर आ गई, चंद्रमा यहाँ पर आ गया, पृथ्वी यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा, इस तरह आप देखोगे तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इन दोनों पिंडों से, यानी इनको दो द्रव्यमान मान लेता हूं मैं, M1 व M2, तो इन दो कणों से मिलकर एक हमारा एक निकाय की तरह हम इसे सोचेंगे। तो इनका जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है वो इनका द्रव्यमान केंद्र है, यानी इनका सेंटर ऑफ मास है। जिस तरह एक एग्जांपल हो गया ये, इस तरह रिंग का हो गया जिसे हम केंद्र से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी कुछ इस टाइप में मान लीजिए इस आकार की कोई वस्तु है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिल सकता है, हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसका कहना सा मतलब यही है कि द्रव्यमान केंद्र है, जरूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, यानी जो द्रव्यमान केंद्र है उस पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या इसके बाद में ये हो गया पॉइंट हमारा, जैसे द्रव्यमान केंद्र अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो अगर निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर है तो ये हो जाएगा, उसका एक द्रव्यमान है वो विपरीत अक्ष पर मिलेगा, यानी अक्ष के अगर M1 हमारा द्रव्यमान है माइनस अक्ष में है, अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो M2 यानी जो दूसरा द्रव्यमान होगा वो उसकी प्लस अक्ष दिशा में होगा। इसके बाद में हमें इसमें देखते हैं कि ये हमारा हो गया द्रव्यमान केंद्र। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो देख रखा है वो यही है कि किसी भी वस्तु को हम द्रव्यमान केंद्र से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में इसके बचे हुए कुछ सूत्र हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, जैसे वेग का दो निकाय के कणों से मिलकर बने हुए निकाय के, दो कणों से मिलकर बने हुए निकाय का द्रव्यमान केंद्र, अगर अब मैं ये कहूँ कि n कणों से मिलकर n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो हम इसका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2
डॉट डॉट एम एन आर एन बटा M1 प्लस M2 डॉट डॉट एम एन। इसी तरह हम लिख सकते हैं यदि कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र हो गया, अब हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग अगर हमें इसे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना इतना आवश्यक नहीं है। निकालने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि ये जो द्रव्यमान है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा और बाकी इसका हमें अवकलन कर सकते हैं। यानी अवकलन जैसे कि हमारे पास हो गया RCM बराबर में जो ये M1 प्लस M2 प्लस M3 ये जो है ये संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब ये नियत हो गया तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं और इस पूरी समीकरण का हम अवकलन कर सकते हैं दोनों तरफ। यानी ये अभी मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा M1R1 प्लस M2R2 डॉट डॉट MnRn। अगर हम इसका दोनों तरफ अवकलन करें, लेकिन दोनों तरफ अवकलन करें तो RCM का यानी डेल RCM बटा dt। अब स्थिति का जो अवकलन होता है वो हमें पता होना चाहिए, dr अपॉन dt, यानी स्थिति का जो अवकलन होता है वो वेग होता है। हम यहाँ पर RCM यानी सेंटर ऑफ मास है तो इसे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास बराबर में जो हमारा लिखा हुआ संपूर्ण द्रव्यमान है कैपिटल M जो बाहर रखा गया है और इसका हम अवकलन कर देंगे तो M1 का कोई अवकलन नहीं होगा, M1 तो हमारा नियत है। R1 का अवकलन करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा V1 प्लस R2 का M2 ऐसा का वैसा R2 का अवकलन करेंगे तो आएगा V2। इसी तरह हम M1 के जगह M1 और Rn का अवकलन करेंगे तो Vn। ये हमारा हो गया VCM, यानी इसका VCM का सूत्र हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 यानी M1 Vn बटा जो कैपिटल M है इसे हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट Mn, यानी ये हमारा वेग का सूत्र हो गया। इसी तरह हम अगर निकालना चाहें त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो हम इसका फिर से अवकलन करेंगे। अगर VCM का यानी वेग का अवकलन करते हैं तो किसका सूत्र आता है, त्वरण का। तो हम इसे लिख सकते हैं ACM बराबर हमारा हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 यानी MnAn बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट Mn। ये हो गया इस, यानी ACM का सूत्र भी आ गया, VCM आ गया, यानी इस द्रव्यमान केंद्र के का जो वेग है उसका सूत्र आ गया हमारे पास। और जो ACM यानी पूरी वस्तु का जो त्वरण है, यानी उसे वस्तु का त्वरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, यानी जो कार्य किया जा रहा है वो पूरी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य माना जा सकता है। यानी अगर हमने उस द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकाल लिया, इसका मतलब उस पूरी वस्तु का त्वरण निकाल चुके हैं। इसी तरह ये संवेग संरक्षण के नियम की भी पालना करता रहता है, जो उसका भी एक एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता भी चलता है सेंटर ऑफ मास का। जिस तरह इसका एक एग्जाम्पल है जैसे बम या पटाखे का फूटना, जिस तरह इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाऊं कि अगर किसी बम या पटाखे को हम फेंकते हैं तो हमें पता है इसकी परवलयाकार गति होनी चाहिए, लेकिन मैं मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर इसका विस्फोट हो जाता है, यानी फूट जाता है, चाहे ये बम हो या पटाखा हो, कुछ भी हो। अगर ये दो टुकड़ों में बंट गया तो हमें याद रखना है हमेशा ही, चाहे इनकी दूरी दोनों टुकड़ों की कहीं पर भी हो, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास उसी अति परवलयकार परवलय के अंदर गति करता रहेगा, उसी जिसमें उसके गति करनी चाहिए थी, यानी उस संपूर्ण द्रव्यमान को जहां गति कर रहा था वो पूरा का पूरा उसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर गति करता हुआ हमें मिलेगा। ये इसकी खासियत है। RCM बराबर ये जो हमारा द्रव्यमान के अंदर का जो स्थिति है उसका जो सूत्र है, इसका अगर हम शॉर्ट रूप लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं RCM बराबर समेशन ऑफ MI RI बटा कैपिटल M। कैपिटल यानी संपूर्ण जो द्रव्यमान है, यानी I बराबर 1 से लेकर N तक। इस समेशन का आपको पता है, समेशन I बराबर N, ये मैंने क्यों लिखा है, समेशन I बराबर 1 से N, यानी जहां भी I होगा उस I को हटाकर हम 1 से लेकर N तक की संख्या लिखेंगे। N तक यानी कितना भी हो सकता है, लिमिट भी हो सकती है इसमें, यहाँ 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी I के बराबर में जो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि I को यहाँ से स्टार्ट करना है, I को हटाना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे 1 लिखा है तो 1 से स्टार्ट करना है। N यानी N का मतलब कोई निश्चित संख्या भी हो सकती है, 10, 5, 11, 15, 20, कितनी भी। अब यहाँ पर मैं N लिख रहा हूँ तो N तक हम कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर M लिखा हुआ है तो इसलिए हम N कर ले रहे हैं तो N लिख लिया।
तो इसका मतलब होता है कि जहां भी आई होगा उसको हटा देना है और एक एक स्टेप में के बाद में प्लस का निशान लगाता रहना है। जिस तरह ये लगा हुआ है प्लस प्लस यानी M1 लगा हुआ है, जैसे ये सूत्र हो गया MIRI, आई को हटाना है और 1 2 3 लगाते रहना है। जैसे यहाँ आई को हटाऊंगा, इसको मैं अगर बड़े कैपिटल रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ M1, आई को हटाना है 1 लिख देना है, यहाँ पर 1 लिख दिया। दूसरी स्टेप के बाद प्लस लिखना है और फिर दूसरा लिखना है M2 और R2 M2, इसी तरह 3 4 हम लिख सकते हैं। या नीचे भी हम समेशन M अगर लिखना चाहें यहाँ पर तो समेशन M ऐसे इस तरह लिख देंगे, आई हमें पता है आई बराबर 1 से लेकर n तक हम लिख सकते हैं, यानी ये जो हमने लिखा है ये हम लिख सकते हैं। या कैपिटल हम लिखते हैं क्योंकि नीचे तो जो संपूर्ण द्रव्यमान है वही हम लिख रहे हैं तो उसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट है, वो क्या है कि यदि ये जो द्रव्यमान है वो सतत रूप से वितरित हो, द्रव्यमान सतत रूप से वितरित हो, सतत रूप से वितरित हो, यानी जो द्रव्यमान है वो सतत रूप से अगर वितरित यानी फैला हुआ है तो उसका सूत्र हम इस तरह भी लिख सकते हैं और आसानी से निकल जाएगा। समाकलन यानी 1/m कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूँ और समाकलन कर सकते हैं हम डेल m और r, यानी डेल m का हम समाकलन कर सकते हैं। अगर इसमें भी कंडीशन है तो हम यह कंडीशन लगा सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रूप में। ये हमारा सतत रूप से अगर द्रव्यमान कोई वितरित है तो हम इसका लिख सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर द्रव्यमान सतत रूप से वितरित है, अगर द्रव्यमान सतत रूप से वितरित है और एक आकृति है, एक निश्चित आकृति है, परफेक्ट अगर उसकी आकृति है जैसे त्रिभुज की या वर्ताकार की, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसके सेंटर में ही मिल जाएगा, हमें उसके सेंटर में ही मिल जाएगा। ये हमारा पूरा निष्कर्ष था, यानी किसी भी वस्तु को हम एक पॉइंट के द्वारा किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उसे हमें द्रव्यमान केंद्र कहते हैं और उस द्रव्यमान केंद्र के बारे में हमें ये देखना था।